हेलो। कैसे हैं आप सब। देखो आज अपन एक सीरीज लेके आए हैं एनिमल फिजियोलॉजी की। इस एनिमल फिजियोलॉजी में अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर आपके CSR नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही ये TGT PGT के लिए, RPSC के लिए, इनके लिए भी क्या है, ये बेनिफिशियल वीडियो है। ये अपन पूरी एक सीरीज के अंदर पूरे सिस्टम पढ़ने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी के। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन, क्योंकि सर्कुलेशन अपन पढ़ेंगे उसी के बाद में अपन को डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आने वाला है। सबसे पहले अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो सिस्टम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो सिस्टम का नाम है उसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन समझने से पहले अपन को यह समझना पड़ेगा कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है, बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बॉडी फ्लूइड। जब तक बॉडी फ्लूइड समझ में नहीं आएगा तब तक अपन को सर्कुलेशन समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉडी फ्लूइड की। बॉडी फ्लूइड, जो आपका बॉडी फ्लूइड होता है वो आपका टू टाइप का होता है। एक तो होता है आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा वो आपका टू टाइप का होता है। एक तो आपका होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और दूसरा होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। और सेल के बाहर की तरफ जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो आपका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो आपका कहाँ पे पाया जाएगा, विद इन सेल। ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, विद इन सेल। विद इन सेल, ये सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है। कौन सा वाला, आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और ये कितना होता है, ये आपका 66% होता है। कितना होता है, 66। पहली वाली बात समझ में आ गई क्या आपको। इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, सेल के अंदर देखने को मिलता है। और कितना परसेंट होता है, 66% ये आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। इसके बाद में अपन दूसरी बात करते हैं कि जो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसके अपन बात करते हैं पीएच की। तो आपका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच होता है 7। कितना होता है, 7। यानी कि ये हमेशा ही क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ऑलवेज क्या होगा, ये न्यूट्रल होने वाला है। तो पीएच की बात करते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड की, तो इसका पीएच होता है 7। कितना होता है, 7। इसको याद रखना है आपको ना, ऑलवेज न्यूट्रल। ऑलवेज न्यूट्रल, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो अपन को इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में दो बातें याद हो गई। एक तो ये सेल के अंदर पाया जाता है और दूसरा इसका जो पीएच होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। पीएच इक्वल टू 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तीसरी अपन बात करें कि इसके अंदर मोस्ट एबुंडेंट जो कैटायन होता है वो कौन सा होता है। यहां से क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखना ना, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एबुंडेंट जो कैटायन होता है वो कौन सा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर होता है पोटेशियम। कौन सा होता है, पोटेशियम। तो तीन बातें आपको याद हो गई है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में
कि विद इन सेल, यानी कि ये सेल के अंदर पाया जाता है। दूसरा कितना परसेंट होता है, ये 66% होता है। इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है हमेशा ये। और इसमें जो मोस्ट एबुंडेंट जो आयन पाया जाता है वो कौन सा होता है, पोटेशियम आयन देखने को मिलता है सेल के अंदर। दूसरे पर बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, इसका मतलब ये सेल के बाहर की तरफ पाया जाएगा। तो इसमें जो मोस्ट एबुंडेंट आयन होता है वो कौन सा होता है, मोस्ट एबुंडेंट आयन। इधर मैं लिख देता हूं, मोस्ट एबुंडेंट जो आयन आपको देखने को मिलता है इसके अंदर वो कौन होता है, सोडियम। कौन होता है, सोडियम। और इसके अलावा जो इसकी पीएच होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी पीएच होती है 7.4। कितनी होती है, 7.4। जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है सेल के बाहर की तरफ पाया जाएगा। इसके अंदर मोस्ट एबुंडेंट आयन होता है वो कौन सा होता है, सोडियम होता है। और इसकी पीएच कैसी होती है, 7.4। इसका मतलब ये स्लाइटली कैसा है, एल्कलाइन होता है। कैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच यहाँ पर देखने को मिलती है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो इसकी मैं कैटेगरी बना देता हूँ ना। तो जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दूसरे अपन बात करते हैं इंट्रा वेस्कुलर फ्लूइड। और तीसरे अपन बात करते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ये तीन बातें आपको समझ में आ गई क्या? क्या बोला मैंने कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर मोस्ट एबुंडेंट जो आयन होता है वो आपका सोडियम होता है। इसकी जो पीएच होती है वो 7.4 होती है, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के आपको फ्लूइड देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड। बात समझ में आ गई क्या? देखो ये जो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है ये 66% होता है। तो जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कितना परसेंट होगा बताओ? ये आपका 34% होता है। कितना होता है? 34% होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है? 34%। इसके अंदर जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो होता है 25%। कितना होता है ये? 25%। आपका जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है वो होता है आपका 7%। और जो आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है वो कितना होता है? 2%। समझ में आ गई क्या? तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका 34%, उसके अंदर भी आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है 25%। एक मिनट, जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो होता है 25%। इसके बाद में जो आपका इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है वो आपका होता है 7%। और जो आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है वो कितना होता है? 2%। अब ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, लोकेशन देखो इनकी। जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो आपको सेल के बाहर की तरफ मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? सेल के बाहर की तरफ। जैसे कि मैं बात करूं, ये इस प्रकार से सेल है अपने पास में, ये सेल है। तो सेल के बाहर की तरफ जो आपको फ्लूइड देखने को मिलता है, यानी कि एक प्रकार की सेल है, ये दूसरी प्रकार की सेल है। तो सेल के बीच में आपको जो फ्लूइड देखने को मिलता है उनको क्या बोलते हैं अपन? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये कहां पे देखने को मिलता है आपको? आउटसाइड सेल। आउटसाइड सेल। ये जो आपका इंटरवेस्कुलर फ्लूइड होता है, ये आपका इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है, वो कहां पे देखने को मिलता है आपको? बिटवीन, या मैं लिख दूं, विद इन ब्लड एंड
लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल और ब्लड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यानी कि ब्लड और लिम्फ वेसल के अंदर आपको इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड देखने को मिलता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको? ये जो आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है अभी बताने वाला हूं मैं। यहां तक बात समझ में आ गई? जो बॉडी फ्लूइड है उसमें दो टाइप हैं, एक तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक होता है आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड। कितना परसेंट होता है ये? 66% होता है। और इसका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है इसका पीएच कितना होता है आपका? 7 होता है। कितना होता है? 7। ऑलवेज न्यूट्रल। इस बात को आपको याद रखना है कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसमें जो मोस्ट एबुंडेंट कैटायन होता है वो कौन सा होता है आपका? पोटेशियम होता है। दूसरी बात करते हैं अपन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका कितना होता है? 34% होता है। इसके अंदर 3 प्रकार के फ्लूइड होते हैं, एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ गया, एक आ गया आपका इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और तीसरा आता है आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो 25% होता है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है वो आपका 7% होता है, और जो आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है वो कितना होता है? 2% होता है। जो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो दो सेल्स के बीच के अंदर पाया जाता है, यानी कि सेल के बाहर की तरफ आ जाएगा, आउटसाइड द सेल। जबकि आपका जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है वो ब्लड और लिम्फ वेसल के बीच के अंदर पाया जाता है, उनके अंदर पाया जाने वाला है। और जो आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड है, ये देखो मैं इसको आगे की तरफ लिख रहा हूं ना, ये जो आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है ये आपको कहां पर देखने को मिलता है वो अपन बात कर रहे हैं। ट्रांस सेलुलर फ्लूइड कितना है? ये 2% है। कितना है? 2%। ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड आपको कहां कहां पर देखने को मिलता है? सबसे पहले अपन बात करते हैं जो आपकी ब्रेन की कैविटी होती है जिसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स, वहां पर ये आपको देखने को मिलता है। और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी होती है वहां पर ये आपको फ्लूइड देखने को मिलता है। कौन सा? ट्रांससेलुलर फ्लूइड। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि जो आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है वो कहां पे देखने को मिलता है? आपका ब्रेन कैविटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। एंड आपकी जो कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये भी क्या है? आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, और ये भी क्या है? आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। तो समझ में आ गया कहां कहां पे देखने को मिल रहा है? ब्रेन कैविटी एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी है वहां पर आपको ट्रांससेलुलर फ्लूइड देखने को मिलता है। अपन दूसरी नेक्स्ट बात करें, और आपको कहां पे देखने को मिलता है? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर आपको कहां पे देखने को मिलता है? यानी कि मैं बोल दूं एक्वस फ्लूइड की बात चल रही है ना, एक्वस ह्यूमर आपको कहां पे देखने को मिलता है? कॉर्निया एंड लेंस। देखो सपोज करो ये है आपकी आई, ये आई है, इसके अंदर यहां पर होगा लेंस। तो ये तो है कॉर्निया और ये क्या है? लेंस। तो इस कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो फ्लूइड पाया जा रहा है इसको अपन बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉर्निया और लेंस के बीच में जो आपका फ्लूइड पाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। कहां पे मिलेगा ये? कॉर्निया एंड लेंस के बीच में आपको देखने को मिलता है। दूसरा उम्र समझ में आ गया आपको? तीसरे पर बात करते हैं साइनोवियल फ्लूइड की। किसकी बात करते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड कहां का होता है?
ये जो आपके जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स का फ्लूइड है। कहाँ का है ये? फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स। ये जॉइंट्स का क्या होता है? फ्लूइड होता है। कौन सा आपका? साइनोवियल फ्लूइड। अगला अपन बात करते हैं, अगली अपन बात करें सीरस फ्लूइड की। सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड आपको कहां पे देखने को मिलते हैं? जो आपका विसरल ऑर्गन है, उन विसरल ऑर्गन के बीच की जो अंदर मेम्ब्रेन होती है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? सीरस फ्लूइड देखने को मिलता है। तो सीरस फ्लूइड आपको कहां पे देखने को मिलता है? जो विसरल ऑर्गन है, जैसे कि सपोज करो ये आपका लंग्स है। क्या है ये? लंग्स। ये लंग्स है। तो डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, आपको पता है। ये डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो यहां पर जो फ्लूइड पाया जाएगा वो कौन सा होगा आपका? वो आपका होता है सीरस फ्लूइड। कौन सा होता है? सीरस फ्लूइड। इसी प्रकार मैं बात करूं हार्ट की, अपन हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट भी आपको पता है हार्ट भी आपका कैसा होता है? 4 चेंबर होता है। और जो हार्ट होता है उसके बाहर की तरफ ये भी आपका कैसा होता है? मेम्ब्रेन होता है ना, डबल मेम्ब्रेन का होता है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड पाया जाएगा, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन? इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं सीरस फ्लूइड। तो विसरल ऑर्गन है, उन विसरल ऑर्गन की जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो पाया जाने वाला फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सीरस फ्लूइड बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई क्या आपको? सीरस फ्लूइड क्या होता है? सीरस फ्लूइड के बारे में क्या लिखोगे आप? बिटवीन मेम्ब्रेन ऑफ विसरल ऑर्गन। जो विसरल ऑर्गन है उनकी मेम्ब्रेन के बीच के अंदर जो पाया जाता है फ्लूइड उसको क्या बोलते हैं अपन? सीरस फ्लूइड बोलते हैं। एक और होता है आपका, आपने नाम सुना होगा पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, ये कहां पे देखने को मिलता है आपको? ये आपको देखने को मिलता है इंटरनल ईयर के अंदर। कहां पे देखने को मिलता है? इंटरनल ईयर के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इंटरनल ईयर को अपन क्या बोलते हैं? लेब्रिंथ। क्या बोलते हैं? लेब्रिंथ बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है आपको? यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड आपके कहां कहां पे देखने को मिलते हैं? ब्रेन केविटी, जिसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स, और केविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इस केविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूरोसील। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोसील। तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। और कहां पे देखने को मिलता है? एक्वस ह्यूमर। कहां पे देखने को मिलता है? कॉर्निया एंड लेंस में। जो कॉर्निया और लेंस होता है उनके बीच में जब पाया जाने वाला जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। साइनोवियल फ्लूइड आपको कहां पे देखने को मिलता है? जॉइंट्स के बीच का जो फ्लूइड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। सीरस फ्लूइड क्या होता है? विसरल ऑर्गन होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उनकी में अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सीरस फ्लूइड। जो विसरल ऑर्गन की जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। और आगे वाला आपका है पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। ये आपको कहां पे देखने को मिलता है? इंटरनल ईयर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन? लेब्रिंथ के अंदर आपको ये पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये बताओ, समझ में आया कि नहीं है आपको बॉडी फ्लूइड के बारे में? बॉडी फ्लूइड के बारे में समझ में आ गया? अब अपन पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन के बारे में। किसके बारे में? सर्कुलेशन के बारे में। ये वाला बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना आप। कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर मोस्ट एबंडेंट आयन कौन सा होता है? पोटेशियम। सॉरी, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर तो होता है सोडियम, और जो आपका इंट्रा सेलुलर होता है उसके अंदर होता है कौन सा आपका? पोटेशियम। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ मेरे को एक बार।
समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक एक चीज को आपको समझ के पढ़ना है ना, एक एक चीज पे आपको फोकस करके पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आपका वीक नहीं रहना चाहिए। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम होता है विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। तो मैं लिख देता हूं, फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। वाज गिवन बाय विलियम हार्वे। इनको बोलते हैं अपन फादर ऑफ एंजियोलॉजी। इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोलते हैं। समझ में आ गया। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन है? विलियम हार्वे। इनको अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं वो चीजें अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कि कौन कौन से टाइप होते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो इसके अंदर दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम। प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके दो टाइप के क्या आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम? प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गया। जो आपका प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम आता है उसके अंदर आता है आपका ब्लड वाला सिस्टम। कौन सा आता है? ब्लड वेसल का सिस्टम आता है। उसमें ब्लड भी आएगा, ब्लड वेसल्स भी आएंगे और आपके हार्ट भी आएगा। जबकि जो आपका सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है आपका? ये आपका होता है लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा होता है? लिम्फेटिक सिस्टम। बात समझ में आ गया। तो इसके अंदर तो आएगा आपका ब्लड, ब्लड वेसल और कौन आने वाला है? आपका हार्ट आने वाला है। जबकि सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका लिम्फेटिक सिस्टम आने वाला है। और जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हायर एनिमल के अंदर क्या होता है? डेवलप होता है। समझ में आ गया। लोअर एनिमल के अंदर आपको ये लिम्फेटिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो जो प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें कौन आता है? आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आता है। कौन आता है इसके अंदर? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आता है इसके अंदर। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर मैंने बताया आपको तीन चीजें आती हैं। एक तो आता है ब्लड, एक आता है आपका ब्लड वेसल, और एक आता है आपका हार्ट। ये तीन चीजें किसके अंदर आती हैं? प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आती हैं। सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन आता है आपका? सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएगा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। कौन आता है? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम।
मच डेवलप्ड इन हायर एनिमल। ये हायर एनिमल के अंदर क्या होता है, मच डेवलप होता है, मोर डेवलप होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ये सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता है। तो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया। सबसे पहले तो आपको विलियम हार्वे के बारे में याद रखना है ना, कि फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है, विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया है। और इन्हीं को अपन बोलते हैं फादर ऑफ एंजियोलॉजी। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम। प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आता है, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर आपका ब्लड वेसल और हार्ट आते हैं। जबकि सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका लिम्फेटिक सिस्टम आता है, जो हायर एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, डेवलप होता है। लोअर ऑर्गन के अंदर आपको सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। चले आगे। अब अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम। प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बताओ कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। अभी बताए हैं, एक तो होता है आपका ब्लड, दूसरा होता है आपका ब्लड वेसल, और एक इंपॉर्टेंट जिसका कि नाम है हार्ट। क्या नाम है, हार्ट। ये तीन कंपोनेंट आपको प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ब्लड अपन एक सेपरेट तरीके से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जो ब्लड होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका ब्लड प्लाज्मा, जो होता है आपका 55%, और दूसरा होता है आपके ब्लड कॉर्पसल्स, या कभी कभी इनको क्या बोल देते हैं अपन, फॉर्म्ड एलिमेंट के नाम से जानते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड प्लाज्मा है 55%, जबकि आपका जो 45% है वो आपका क्या है, ब्लड कार्पसल्स हैं, या इसमें क्या आता है आपका फॉर्म एलिमेंट आते हैं, जिसके अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। तो उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ना। इसके अंदर आपके कौन कौन आते हैं, इसके अंदर आपके आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं ना। अब जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उसके अंदर भी आपको आगे डिवाइडेशन देखने को मिलता है। इसमें एक तो मिलती है आपको ग्रेनुलोसाइट, एक मिलता है आपको ए ग्रेनुलोसाइट। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेनुल्स मिलेंगे, उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेनुल्स नहीं मिलते हैं, कणिकाएं नहीं मिलती हैं, ग्रेनुल्स नहीं मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट। अब आपका जो ग्रेनुलोसाइट होता है उसके अंदर ग्रेनुल्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसिडोफिल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको, एसिडोफिल। जबकि आपका जो ए ग्रेनुलोसाइट आता है उसके अंदर आपके लिम्फोसाइट
और कौन आता है आपका मोनोसाइट। फिर इसके अंदर आपको पता है बी लिम्फोसाइट आता है, टी लिम्फोसाइट आता है। समझ में आ गई क्या? आगे फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, तो इसको डिटेल से अपन इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? इम्यूनोलॉजी के अंदर। तो ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड प्लाज्मा है और क्या है? ब्लड कार्पसल्स हैं। ब्लड प्लाज्मा आपका 55% होता है, जबकि आपका जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं वो कितना होते हैं? 45% होते हैं। उसके अंदर आपके आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर आपके ग्रेनुलोसाइट आते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट आते हैं। ग्रेनुलोसाइट के अंदर आपके बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल आते हैं, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर आपके लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आपको देखने को मिलते हैं। ब्लड वेसल की बात करें तो ब्लड वेसल में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे? ब्लड वेसल के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं आर्टरीज के बारे में, वेन के बारे में और कैपिलरी के बारे में। किसके बारे में? कैपिलरी। हार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं ये अपन। तो ये समझ में आया कि नहीं आपको? कंपोनेंट्स, ये प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ब्लड के बाद में आपके ब्लड वेसल्स और हार्ट। बात समझ में आ गई क्या? ब्लड वेसल, सॉरी, जो ब्लड होता है उसके अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है पता है क्या आपको? एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, आपने नाम सुना होगा इस प्रकार से ना। तो यहाँ पर आपको ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो प्रोटीन देखने को मिलती है। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? हार्ट की। इसके बारे में अपन ने देख लिया है सरफेस से। ब्लड वेसल में अपन पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन और कैपिलरी। अब थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट के सबसे पहले अपन बात करते हैं चेंबर की। किसकी बात करेंगे? चेंबर की। हार्ट, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चेंबर ऑफ हार्ट। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है आपको? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? चेंबर ऑफ हार्ट। चेंबर ऑफ हार्ट की बात करें अपन तो इसके अंदर दो चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? आपको दो चेंबर इसमें देखने को मिलते हैं। यहां थोड़ा अच्छे से देखना है आपको ना। इसके अंदर आपको दो चेंबर देखने को मिलते हैं। एक तो नेसेसरी चेंबर, और दूसरा है आपका एसेसरी चेंबर। एसेसरी चेंबर और नेसेसरी चेंबर। अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं चेंबर ऑफ हार्ट का। उसमें अपन पढ़ेंगे नेसेसरी चेंबर और एसेसरी चेंबर। जो आपके नेसेसरी चेंबर होते हैं उसको भी फर्दर टू टाइप में डिफाइन किया गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? और इसको भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपन नेसेसरी चेंबर की बात करें तो इसके अंदर आता है रिसीविंग चेंबर, रिसीविंग चेंबर। एक एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक तो आता है रिसीविंग चेंबर, एक आता है आपका पंपिंग चेंबर। पंपिंग चेंबर, चेंबर। एक आता है आपका रिसीविंग चेंबर, दूसरा आता है आपका पंपिंग चेंबर। एसेसरी चेंबर में देखो कौन कौन से आते हैं। एसेसरी चेंबर में आपके साइनस, वेनोसस, एक तो आता है आपका साइनस वेनोसस और दूसरा था आपका ट्रंकस आर्टेरियोसस।
या इसी को बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस। ट्रंकस आर्टरियोसस। तो हार्ट के चेंबर में अपन पढ़ेंगे नेसेसरी चेंबर के बारे में और एसेसरी चेंबर के बारे में। नेसेसरी चेंबर में अपन दो चीजें पढ़ने वाले हैं, रिसीविंग चेंबर और दूसरा है पंपिंग चेंबर। जबकि आपके जो एसेसरी चेंबर होते हैं उसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं साइनस वेनोसस के बारे में और ट्रंकस आर्टरियोसस के बारे में। ट्रंकस आर्टरियोसस के बारे में, या इसी का दूसरा नाम क्या है, कोनस आर्टरियोसस। अब ये है क्या सर, रिसीविंग चेंबर क्या है, पंपिंग चेंबर क्या होता है? तो जो आपका रिसीविंग चेंबर होता है इसको अपन बोलते हैं ओरिकल। क्या बोलते हैं? ओरिकल, नॉन एज ओरिकल, या इसी को बोलते हैं अपन एट्रिया। कौन होता है आपका? एट्रिया होता है रिसीविंग चेंबर, जो ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। पंप करने का काम कौन करता है? इसी को अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। एसेसरी चेंबर में जो साइनस वेनोसस होता है वो किसके साथ में अटैच होता है? इस एट्रिया के साथ में अटैच होता है। जबकि जो आपका ट्रंकस आर्टरियोसस होता है वो वेंट्रिकल के साथ में अटैच होता है। दोनों बात समझ में आ रही है? अपन पढ़ रहे हैं चेंबर ऑफ हार्ट। इसमें अपन दो चेंबर पढ़ने वाले हैं, नेसेसरी चेंबर, एसेसरी चेंबर। नेसेसरी चेंबर में रिसीविंग चेंबर और पंपिंग चेंबर। रिसीविंग चेंबर कौन सा है आपका? एट्रियम या एट्रिया या ओरिकल्स। पंपिंग चेंबर जो ब्लड को पंप करने का काम करेगा वो कौन सा है आपका? वेंट्रिकल्स। एसेसरी चेंबर में साइनस वेनोसस है। ये साइनस वेनोसस अटैच किसके साथ में होता है? ओरिकल के साथ में। जबकि जो आपका ट्रंकस आर्टरियोसस होता है वो अटैच किसके साथ में होता है? वेंट्रिकल के साथ में। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो आपका साइनस वेनोसस होता है ये किसके साथ में अटैच होता है? अटैच विथ ओरिकल्स। और ये जो आपका ट्रंकस आर्टरियोसस होता है ये किसके साथ में अटैच होता है? अटैच विथ वेंट्रिकल्स। अब एक बात आपको यहां पर नोट लगा के लिखनी है, जब अपन इसका एवोल्यूशन देखते हैं तब क्या होता है। अपन बात करते हैं सबसे पहले फिश की, फिर बात करते हैं अपन एम्फीबिया की, एम्फीबिया। इसके बाद में बात करते हैं अपन रेप्टिलिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं बर्ड्स की और मैमल्स की। तो जो फिश और एम्फीबिया होते हैं उसके अंदर आपको साइनस वेनोसस भी देखने को मिलता है और ट्रंकस आर्टरियोसस भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ट्रंकस आर्टरियोसस। तो फिश के अंदर और एम्फीबिया इन दोनों के अंदर आपको एसेसरी चेंबर देखने को मिलते हैं, यानी कि साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसस। जो रेप्टिलिया है उस रेप्टिलिया के अंदर आपको ट्रंकस आर्टरियोसस देखने को नहीं मिलता है, ओनली साइनस वेनोसस आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गई क्या बात आपको? ओनली साइनस वेनोसस आपको देखने को मिलता है रेप्टिलिया के अंदर, जबकि बर्ड्स और मैमल्स के अंदर आपको ये साइनस वेनोसस भी देखने को नहीं मिलता है, मतलब दोनों ही देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये यहां पर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है? रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है। देखो ये आपके एसेसरी चेंबर हैं वो एम्फीबिया और रेप्टिलिया दोनों में पाए जा रहे हैं। साइनस वेनोसस भी पाया जा रहा है और ट्रंकस आर्टरियोसस भी पाया जा रहा है। फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, फिर से एम्फीबिया हुआ, एम्फीबिया से रेप्टिलिया का ओरिजिन हुआ,
रेप्टिलिया के अंदर ओनली आपको क्या देखने को मिला, साइनस वेनोसस देखने को मिला। ट्रंकस आर्टियोसस क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। उसके बाद में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ बर्ड्स का और मैमल्स का, तो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर आपको ये साइनस वेनोसस भी देखने को नहीं मिला। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, एब्सेंट हो गए हैं बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर आते आते। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो रहा है, ये रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। जैसे हम मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हैं ना, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो ये रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है यहां पर। समझ में आया कि नहीं आया? एक्सेसरी चेंबर का। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ मेरे को। समझ में आया? चले आगे देखो। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ हार्ट की। टाइप ऑफ हार्ट, टाइप ऑफ हार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं, एक तरफ तो अपन पढ़ने वाले हैं न्यूरोजेनिक हार्ट के बारे में, और एक तरफ अपन पढ़ने वाले हैं मायोजेनिक हार्ट के बारे में। किसके बारे में, मायोजेनिक हार्ट के बारे में। न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट। तो देखो न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक में क्या है। सपोज करो अपन बात करते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच, जब मैंने आपको कॉकरोच पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, सपोज करो ये कॉकरोच है, सही है। अब इस कॉकरोच के अंदर आपको पता है कि इस प्रकार से ये 3 सेगमेंट होते हैं, 1 2 3, होते कि नहीं होते हैं। इस जो कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो 13 चेम्बर का होता है। कितने का होता है, 13 चेम्बर। कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो 13 चेम्बर का होता है। समझ में आ गया? इस हार्ट के बाहर की तरफ, इस हार्ट के बाहर की तरफ यहां पर क्या होता है, इस हार्ट के बाहर की तरफ मिलेंगे आपको कुछ कार्डियक गैंग्लिया। यहां पर सपोज करो ये क्या है, ये कार्डियक गैंग्लिया है। क्या है ये, गैंग्लिया है। तो हार्ट के बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिलती हैं, गैंग्लिया देखने को मिलती हैं। समझ में आ गई क्या? यहां से क्या होता है, यहां से नर्व जाती है हार्ट के पास में, और हार्ट क्या करता है, बीट करता है। क्या होता है, हार्ट बीट होता है। तो जो आपका कॉकरोच होता है, उस कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है। कैसा होता है, न्यूरोजेनिक। समझ में आ गया? न्यूरोजेनिक होता है, मतलब इसके अंदर हार्ट के बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिलते हैं, गैंग्लिया, कार्डियक गैंग्लिया आपको देखने को मिलते हैं। और इस कार्डियक गैंग्लिया से क्या निकली होती है, नर्व निकली होती है। क्या निकली होती है, नर्व। और नर्व कहां पे जाती हैं, इनके हार्ट के पास में जाती हैं। तो हार्ट बीट होगा, हार्ट बीट होता है किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। लेकिन जब अपन ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन की मैं बात करूं तो ह्यूमन का हार्ट कुछ इस प्रकार से होता है। अपना हार्ट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ये अपना एट्रियम है, ये एट्रिया है, ये आपका एट्रिया है, ये आपका वेंट्रिकल है। समझ में आ रहा है? अब यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर आपको देखने को मिलता है ऐसे नोड। क्या देखने को मिलता है, ये ऐसे नोड है। ये पेसमेकर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है ये पेसमेकर की तरह काम करता है। ये हार्ट को 70 बीट्स पर मिनट बीट करवाने का काम करता है। 70 to 80 बीट्स पर मिनट।
तो ये एक प्रकार का क्या है, ऐसे नोड क्या है आपका, एक प्रकार का ये कार्डियक मसल्स हैं, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होती हैं। ये क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होते हैं। कौन, आपकी ऐसे नोड। ये पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है, आपको पता है। तो इसके अंदर जो ये ऐसे नोड है, ये इस हार्ट के अंदर ही पाया जा रहा है। यहां पर आपके जो इंपल्स जनरेट हो रहे थे वो गैंग्लिया के द्वारा हो रहे थे, बाहर से आ रहे थे। तो इसमें कॉकरोच के अंदर जो आपका हार्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है। इसमें गैंग्लिया हार्ट के बाहर की तरफ होते हैं, तो इंपल्स जनरेट यहां से वो कराते हैं हार्ट के पास में। लेकिन जो आपका ह्यूमन का हार्ट होता है उसमें जो इंपल्स जनरेट होती है वो ये खुद करता है, इसको बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। जो आपका हार्ट होता है वो कैसा होता है, ऑटो रिदमिसिटी शो करता है, ऑटो रिदमिक होता है। यहां पर होता है आपका ऐसे नोड, फिर आपका एवी नोड होता है, समझ में आ गई कि ना। तो ये ऐसे नोड है, ये 70 to 80 बीट्स पर मिनट हार्ट को क्या करवाता है, बीट करवाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है कि नहीं होता है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होगा या नहीं होता है। यहां पर यदि यहां पर क्या हो, यहां पर आपकी गैंग्लिया है हार्ट के बाहर की तरफ, ये नर्व सप्लाई हो रही है। यदि इन नर्व सप्लाई को आपने कट कर दिया है, तो बताओ यहां का हार्ट बीट करेगा कि नहीं करेगा, इस कॉकरोच का हार्ट बीट करेगा या नहीं करेगा, बताओ। यदि कॉकरोच के अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट होता है और बाहर की तरफ, हार्ट के बाहर की तरफ गैंग्लिया है, वहां से नर्व सप्लाई हो रही है और हार्ट बीट कर रहा है, तो यहाँ की अपन ने यदि नर्व काट दी है, तो क्या कॉकरोच के अंदर नर्व कट होने के बाद में हार्ट बीट करेगा क्या, तो आपको नहीं बताना है कि हार्ट बीट नहीं करेगा, कॉकरोच मर जाएगा। समझ में आ गई क्या बात। क्योंकि इंपल्स को ओरिजिनेट करने का काम किसका था, गैंग्लिया का, और ये हार्ट के बाहर होता है। तो यदि आपने इसकी नर्व सप्लाई कट कर दी है तो क्या हो गया, ये ऑर्गन क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, हार्ट बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अपना जो हार्ट है ये क्या किसी नर्व के कांटेक्ट में होता है क्या, नर्व सिस्टम के कंट्रोल में होता है क्या, हाँ। तो आपको बताना है कि अपना जो हार्ट होता है वो नर्व सिस्टम के कंट्रोल में होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेन है इसके अंदर जो 10th क्रेनियल नर्व होती है, कौन सी, 10th, ऐसे लिखो, जो 10th क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, इसका नाम क्या होता है, वेगस नर्व। क्या नाम होता है, वेगस नर्व। तो इस प्रकार से ये वेगस नर्व क्या होती हैं, इस ऐसे नोड से अटैच होती हैं। समझ में आ गई क्या। तो आप बोलोगे सर इस वेगस नर्व का क्या काम है, तो पहली बात तो यह याद रखना कि जो आपका वेगस नर्व है ये एसिटिल कोलिन को रिलीज करती है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको ACH, क्या लिखते हैं, ACH, एसिटिल कोलिन को रिलीज करती है। और ये जो आपका एसिटिल कोलिन होता है वो होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। और कौन सा वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपका, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कैसा होता है, इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो वेगस नर्व क्या रिलीज करेगी, एसिटिल कोलिन। और ये एसिटिल कोलिन क्या होता है, एक प्रकार का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और ये क्या काम करता है, जो आपकी हार्ट रेट होती है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। समझ में आ गई क्या बात। हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम कौन करता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटिल कोलिन। और कहां से रिलीज होता है, ये आपका वेगस नर्व, जो आपकी 10th क्रेनियल नर्व होती है, गुम्मक्कड़ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गुम्मक्कड़ नर्व। तो ये किससे अटैच होती है आपके, ये आपके अटैच होती है SA नोड से। किससे, SA नोड से अटैच होती है। ये जो आपका SA नोड होता है ये 70 to 80 बीट्स पर मिनट हार्ट को क्या करवाता है, बीट करवाता है।
लेकिन जो आपकी ये जो वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व होती है, ये इस ऐसे नोड से अटैच होती है। और जब अपन ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो ज्यादा एक्सरसाइज करते टाइम पे ये हार्ट रेट को बढ़ाने और घटाने का काम करती है। मतलब ये किसका काम करती है? रेगुलेशन का काम करती है। किसका काम करती है? रेगुलेशन का काम करती है। तो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पर कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वेगस नर्व। ये क्या काम करती है? हार्ट रेट को कम और ज्यादा करने का काम करती है, मतलब रेगुलेशन का काम करती है। लेकिन यदि आपने ये वाली नर्व आपने क्या कर दी है? कट कर दी है। क्या कर दी है? कट। एक मिनट, ये नर्व आपने क्या कर दी है? कट कर दी है। कौन सी वाली? वेगस नर्व। ये वेगस नर्व यदि आपने कट कर दी है, आपने कट कर दी है, तो क्या होगा? तो अब रेगुलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रेगुलेशन। आपका जो हार्ट बीट है वो कितने तक सीमित रह जाएगा? आपका 70 to 80 बीट्स पर मिनट तक ही क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या कर दिया है? वेगस नर्व को क्या कर दिया है? कट कर दिया है। हार्ट बीट तो होगा, हार्ट बीट तो होगा और कंट्रोल भी होगा, नर्व सिस्टम का कंट्रोल भी रहेगा, लेकिन रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? रेगुलेशन। यहां तक बात आपको समझ में आएगी नहीं आई? मायोजेनिक में और न्यूरोजेनिक में समझ में आया कि नहीं? अपना जो हार्ट होता है ह्यूमन का वो कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक। क्योंकि यहाँ पर आपके जो मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स यानी कि ऐसे नोड काम में आता है जो हार्ट बीट के ओरिजिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये जो आपका ऐसे नोड होता है वो हार्ट बीट के ओरिजिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और ये हार्ट के अंदर ही होता है। जबकि आपका जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है उसके अंदर जो गैंग्लिया होते हैं वो हार्ट के बाहर की तरफ होते हैं और ये क्या करवाते हैं? बीट का ओरिजिनेशन करवाते हैं। हार्ट बीट के ओरिजिन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? आपके गैंग्लिया, जो हार्ट के बाहर की तरफ सिचुएटेड होते हैं। दोनों बात समझ में आ गई आपको? अब मैं बात कर रहा था एसिटिल कोलिन की। किसकी बात कर रहा था? एसिटिल कोलिन की। अब आपको पता होना चाहिए कि जो फिटस होते हैं, क्या होते हैं? फिटस। फिटस। एक बात करता हूं मैं नियोनेट्स की, एक मैं बात करता हूं चिल्ड्रन की, एक बात करता हूं मैं एडल्ट सॉरी एक बात करता हूं मैं एडल्ट्स की। लगभग 20 ईयर तक की बात कर रहा हूं मैं चिल्ड्रन में। और एक बात करता हूं मैं ओल्ड मैन की। जो फिटस होता है, फिटस के अंदर आप देखोगे कि 140 बीट पर मिनट हार्ट क्या करता है? बीट करता है। न्यूनेट्स में अपन देखते हैं तो 120 बीट्स पर मिनट होता है हार्ट रेट। चिल्ड्रन में देखते हैं अपन 100 बीट पर मिनट होता है। एडल्ट्स के अंदर लगभग 70 to 80 बीट्स पर मिनट होता है। और जो ओल्ड मैन होते हैं उनके अंदर वापस से हार्ट बीट कितना हो जाता है? 100 बीट पर मिनट। ये कैसे पॉसिबल है? फिटस के अंदर 140 बीट्स पर मिनट होता है, न्यूनेट्स के अंदर 120 होता है, चिल्ड्रन के अंदर 100 होता है, एडल्ट्स के अंदर 70 to 80 बीट्स पर मिनट होता है। और जो ओल्ड मैन होता है उनमें वापस से क्या होता है? हार्ट बीट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। तो अपन इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो आपका एज जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी? हार्ट रेट डिक्रीज होती जाएगी। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो जैसे जैसे एज बढ़ रही है, यहां तक देखो आप, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, फिर ऐसे आए हुए न्यूनेट्स, उसके बाद में चिल्ड्रन, उसके बाद में एडल्ट। तो
हार्ट रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 140 है, 120 है, 100 है, 70 to 80 है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हार्ट रेट कम हो रही है, एक्सेप्ट ओल्ड एज। ओल्ड एज को छोड़ दीजिए आप। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हार्ट रेट कम हो रही है और ओल्ड एज के अंदर आपका हार्ट रेट वापस से क्या हो गई है, बढ़ गई है? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जो कि वेगस नर्व होती है, जो आपकी 10th क्रेनियल नर्व होती है, वो रिलीज करती है एसिटिल कोलिन। क्या रिलीज करती है? एसिटिल कोलिन। और ये एसिटिल कोलिन क्या करता है, हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। क्या करता है? हार्ट रेट को कम करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करता है। अब जो फीटस होता है उसके अंदर वेगस नर्व कम डेवलप होती है, तो एसिटिल कोलिन कम रिलीज होता है, जिससे कि हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है। बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? फीटस के अंदर एसिटिल कोलिन कम होगा तो हार्ट रेट ज्यादा होगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी एसिटिल कोलिन का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे एसिटिल कोलिन का इंक्रीज हुआ अमाउंट, वैसे वैसे हार्ट रेट क्या होती गई है, कम होती गई है। लेकिन ओल्ड एज के अंदर ये एसिटिल कोलिन, ऐसे बोलूं कि इसकी जो एक्टिविटी है एसिटिल कोलिन की, वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज। कब? ओल्ड एज के अंदर। ओल्ड एज के अंदर एसिटिल कोलिन की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि आपका हार्ट रेट वापस से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहां तक बात समझ में आएगी? 140, 120, 100 और 70 to 80 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एसिटिल कोलिन रिलीज कम हो रहा है तो हार्ट रेट बढ़ी हुई है। यहाँ पर एसिटिल कोलिन थोड़ा ज्यादा रिलीज हुआ तो हार्ट रेट थोड़ी कम हो गई। एसिटिल कोलिन और ज्यादा रिलीज हुआ चिल्ड्रन के अंदर तो हार्ट रेट और कम हो गई। एसिटिल कोलिन एडल्ट्स के अंदर और ज्यादा इंक्रीज हुआ, लेवल बढ़ गया, तो हार्ट रेट और भी ज्यादा कम हो गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एसिटिल कोलिन की एक्टिविटी क्या हो गई, अब ओल्ड एज के अंदर घट गई है, जिससे कि हार्ट रेट वापस से क्या हो जाता है, 70 से 80 से कहाँ पे आ जाता है, 100 बीट्स पर मिनट पर आ जाता है। यहां तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक में आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया या आ गया? कोई कंफ्यूजन है क्या? यहां पर जो आपका न्यूरोजेनिक होता है, ब्लड प्रेशर यहां पर कम होता है, ये लेस एफिशिएंस होता है। समझ में आ गया ना? यहां पर आपका जो मायोजेनिक होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, और आपका जो प्रेशर होता है यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसे नोड के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, बीट्स का ओरिजिनेशन होता है। यहाँ पर गेंगलिया के द्वारा क्या होता है, बीट्स का ओरिजिनेशन होता है। ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको मैं एक चार्ट के रूप में बता देता हूं आपको डिफरेंस। हर एक एक चीज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चलना है आगे, कुछ भी चीजें रहनी नहीं चाहिए। जो भी आपके कंफ्यूजन है, पहली बात तो आपको कंफ्यूजन होंगे नहीं, और आपके जो भी कंफ्यूजन है वो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनका सॉल्यूशन कर दूंगा। टाइप ऑफ हर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर 2 प्रकार के आपको हर्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो न्यूरोजेनिक और दूसरा है मायोजेनिक। इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें आएगा कार्डियक गैंग्लिया। कार्डियक गैंग्लिया रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या बताया, कार्डियक गैंग्लिया रेस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। कार्डियक गैंग्लिया रेस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन
ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, यहां पर कार्डियक गैंग्लिया है, वहां पर कौन काम में आता है आपका, लोकेशन भी लिख देंगे यहीं पे, इज सिचुएटेड आउटसाइड हार्ट। आउटसाइड ही होता है ना ये, आउटसाइड हार्ट। कार्डियक गैंग्लिया है, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बीट के ओरिजिन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और हार्ट के बाहर की तरफ आपको देखने को मिलते हैं। मायोजेनिक में क्या बताया था मैंने, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होती हैं, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। ऐसे नोड, ऐसे नोड, ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। और कहां पे सिचुएटेड होती हैं, इज सिचुएटेड इनसाइड हार्ट, हार्ट के अंदर ही होती है सिचुएटेड, आपको पता है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इफ नर्व सप्लाई कट कर दें तो क्या होगा, स्टॉप हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। इसमें क्या लिखोगे आप, दूसरा डिफरेंस में क्या लिखोगे इधर, हार्ट बीट कंटिन्यू इवन आफ्टर स्टॉपिंग नर्व। यदि आप नर्व सप्लाई को क्या कर दोगे, कट भी कर दोगे, तो भी क्या होगा, हार्ट बीट होता रहेगा, लेकिन कितना रहेगा, 70 to 80। हार्ट बीट कंटिन्यू इवन आफ्टर स्टॉपिंग नर्व सप्लाई। इधर आपने लिखा है यदि आपने नर्व सप्लाई को क्या कर दिया है, कट कर दिया, तो हार्ट बीट होगा ही नहीं, यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पर होगा ही नहीं। तीसरा डिफरेंस अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें अभी बताया था मैंने, पहले इसमें अंदर लिख देते हैं अपन, एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन हार्ट रेट को क्या करता है बताओ, हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। एसिटिल कोलिन डिक्रीज हार्ट रेट। इसमें क्या करता है आपका, एसिटिल कोलिन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज। एसिटिल कोलिन इंक्रीज हार्ट रेट। तीन डिफरेंस समझ में आ गए। एक और लिख देता हूं, ईसीजी आप पढ़ोगे आगे ना, ईसीजी शो करता है ऑसिलेशन वेव्स। ऑसिलेशन वेव का मतलब इस प्रकार की वेव्स होती है ना, जबकि आपको पता है कि मायोजेनिक हार्ट में इस प्रकार से आप ईसीजी का अगर आप देखते हैं इस प्रकार से देखते हैं ना, PQRST वाली वेव मिलती है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिदमिक वेव्स। क्या बोलते हैं, रिदमिक वेव्स। तो यहाँ पर ईसीजी कैसा देखने को मिलता है आपको, ईसीजी शो रिदमिक वेव्स। यहां पर आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे,
यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल लिखोगे आप, कॉकरोच तो बताया ना अभी आपको, तो एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें एक इंपॉर्टेंट है मोलस्का, इसको याद रखना आप ना, मोलस्का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोलस्का में आपको मायोजेनिक हर्ट आपको देखने को मिलता है, और इसके साथ में आप कोडेट तो लिखना ही है आपको, कोडेट्स। यह आपका न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हर्ट में डिफरेंस हो गया है, और मैंने इनकी डिटेल आपको समझा दी है कि जो आपका न्यूरोजेनिक हर्ट होता है उसमें हार्ट बीट के ओरिजिन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका कार्डियक गैंग्लिया होता है, जो हार्ट के बाहर की तरफ आपको देखने को मिलता है। मायोजेनिक हार्ट में आपका ऐसे नोड क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट के लिए, और ये हार्ट के अंदर ही सिचुएटेड होता है। दूसरा आपको डिफरेंस क्या याद रखना है, न्यूरोजेनिक के अंदर यदि आपने नर्व सप्लाई काट दी है, कट कर दी है, नर्व सप्लाई आपने कट कर दी है, तो हार्ट बीट करना क्या कर देगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद कर देगा। समझ में आ गई क्या। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मायोजेनिक के अंदर, यदि आपने नर्व सप्लाई कट कर दी है उसके बाद में भी क्या होगा, कंटिन्यू हार्ट बीट होता रहेगा। तीसरा डिफरेंस क्या रखना है आपको न्यूरोजेनिक के अंदर, कि जो आपका एसिटिलकोलिन है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, जबकि मायोजेनिक के अंदर एसिटिलकोलिन हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करता है। फोर्थ डिफरेंस क्या करोगे आप, न्यूरोजेनिक में जो ईसीजी है वो ऑसिलेशन वेव शो करता है, जबकि आपका जो मायोजेनिक है उसके अंदर आपका जो ईसीजी है वो आपका रिदमिक वेव शो करता है। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा न्यूरोजेनिक के अंदर, और जो आपका मायोजेनिक हार्ट है उसके अंदर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं किसका, मोलस्का का और कोडेट्स का। ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक के अंदर, बताइए। उसके बाद में चलते हैं आगे, चलें आगे। अब अपन बात कर लेते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अपन बात करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की। आपको बहुत सारे टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप। एक तो आपका होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका लेस एफिशिएंट होता है, लो एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम होता है ना आपका। और दूसरा होता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका हाई एफिशिएंट होता है ना, एफिशिएंसी इसकी ज्यादा होती है, हाई एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम होता है ये। यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है जो बॉडी के अंदर ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करेगा, ब्लड वेसल से बाहर की तरफ नहीं आएगा। समझ में आ गया। जबकि इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड वेसल, जैसे कि ये इस प्रकार से कोई, ये आपकी कोई ब्लड वेसल आई, ये दूसरी इधर से ब्लड वेसल आई, और इन ब्लड वेसल ने अपना ब्लड यहाँ पर इसके अंदर डंप कर दिया है। तो इसमें आपको जो ब्लड है ब्लड वेसल के अंदर देखने को नहीं मिलता, ब्लड वेसल के बाहर आपको ब्लड देखने को मिलेगा। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई होता हुआ या फ्लो करता हुआ देखने को मिलेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो ये वेसल्स हैं यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं ऑर्गन। क्या देखने को मिलते हैं, ऑर्गन। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, मतलब ब्लड में डूबे हुए होते हैं, बाथिंग कर रहे होते हैं, एक प्रकार से नहा रहे हुए होते हैं ना, नहाते हुए आपको देखने को मिलेंगे कौन, ऑर्गन्स। कहाँ पर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। लेकिन यहाँ पर आप जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखोगे तो इसके अंदर ये आपका, सपोज करो कोई टिश्यू है,
और ये आपके जो टिश्यू हैं, यहाँ से कोई कैपिलरी जारी होगी इस प्रकार से, इस कैपिलरी के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा, तो ये ब्लड क्या होगा, यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज हो जाएगा। तो गैसेज वगैरह और ब्लड वगैरह क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर कैपिलरी के द्वारा CO2 ले ली जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ पर दे दी जाएगी। तो टिश्यू CO2 को क्या करते हैं, कैपिलरी को दे देते हैं, और कैपिलरी से यहाँ पर ऑक्सीजन और अदर गैसेज हैं, ऑक्सीजन है वो इन टिश्यू के पास में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ का पार्शियल प्रेशर कम होता है। ये मैंने आपको ये टॉपिक रेस्पिरेशन के अंदर अच्छी तरीके से समझा रखा है कि जो टिश्यू होते हैं, यहाँ पर आपको सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लाइकोलाइसिस से बात कर रहा हूं मैं। साथ ही मैं बात करता हूं क्रेब्स साइकिल की, और साथ ही मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो यहाँ का जो एंड प्रोडक्ट होता है, अल्टीमेटली यहाँ पर अपन किसकी बात करते हैं, CO2 को। तो यहाँ पर CO2 वगैरह और H2 वगैरह रिलीज होती हैं, जिससे यहाँ पर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है टिश्यू के अंदर कंपेरिजन टू कैपिलरी। तो यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है। तो CO2 आपकी टिश्यू से कहाँ पे जाती है, कैपिलरी के अंदर, और यहाँ पर कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है, कैपिलरी टू टिश्यू के अंदर आ जाती है। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगला डिफरेंस क्या है, दो डिफरेंस मैंने बता दिया। अगला डिफरेंस इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर नहीं, यहाँ पर जो प्रेशर आपको देखने को मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो कम देखने को मिलता है, लो प्रेशर देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके साथ साथ में ही यहाँ पर ये लेस एफिशिएंट होता है। कैसा होता है? लेस एफिशिएंट होता है। जबकि ये कैसा होता है? हाईली एफिशिएंट होता है। तो इनके बारे में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो चलो मैं एक एक करके लिख देता हूं इनको डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले अपन लिखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि जो आपका ब्लड फ्लो है, जो आपका ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो कहाँ होगा, इनटू ब्लड फ्लो इनटू साइनस, ब्लड साइनस, साइनस लिख देता हूं डायरेक्ट। इसी को बोलते हैं अपन हीमोसील। क्या बोलते हैं? हीमोसील। ब्लड फ्लो इनटू बॉडी साइनस लिखते हैं इसको ना, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बॉडी साइनस। दूसरा डिफरेंस, नहीं बताया मैंने, ऑर्गन डायरेक्टली नहाते रहते हैं ना, बात करते रहते हैं ना, ऑर्गन डायरेक्टली बात इनटू कहां पर, ब्लड के अंदर। कहां पर? ब्लड के अंदर डायरेक्टली बात करेंगे। इसके बाद में बताया मैंने यहाँ पर ब्लड प्रेशर कैसा होता है, लो ब्लड प्रेशर। तीसरी बात लिख लेते हैं लो ब्लड प्रेशर। चौथी बात लिखते हैं लो एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम, लो एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम। और अगला लिखना है आपको लेस एफिशिएंट होता है, लेस एफिशिएंट।
ये आपको 5 बातें याद रखनी है। ब्लड फ्लो इनटू बॉडी साइनस, जो आपका ब्लड फ्लो होगा वो कहाँ पे होगा, बॉडी साइनस के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं हीमोसील। और इसके अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्टली बात कहाँ पर मारते हुए होते हैं, आपके ब्लड के अंदर। ब्लड प्रेशर कैसा होता है, लो होता है, लो एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम होता है ये, और लेस एफिशिएंट होता है। इसके अंदर अपन एग्जांपल लिखना चाहिए तो लीचेज लिख सकते हैं ना, लीचेज। इसके साथ में ऑर्थ्रोपोडा भी लिख सकते हो आप, ऑर्थ्रोपोडा। मोलस्का, लेकिन मोलस्का की एक क्लास है जिसका नाम है सिफेलोपोडा, उसको छोड़ना है अपन को ना, एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। और एक एग्जांपल और लिखना है, हेमिकोडेटा। लीचेज, इसके साथ में ऑर्थ्रोपोडा, उसके साथ में मोलस्का। मोलस्का की एक क्लास है जिसका नाम है सेफेलोपोडा। उसके अंदर आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है ना, और हेमिकोडेटा। तो ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब लिख लेते हैं अपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ब्लड रिमेन, ब्लड कहां पे रहेगा, ब्लड रिमेन इन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर ही रहेगा। ब्लड रिमेन इन ब्लड वेसल्स ऑलवेज, हमेशा आपको ब्लड ब्लड वेसल के अंदर ही देखने को मिलता है। दूसरा डिफरेंस अपन क्या लिखोगे, ऑर्गन डायरेक्टली बाथ इनटू ब्लड, ये तो इसका है ओपन का। इसमें क्या होगा, ऑर्गन रिसीव करता है न्यूट्रिएंट एंड गैसेज फ्रॉम, डिफ्यूजन लिख लो या सिंपल डिफ्यूजन लिख लो, एक ही बात है। अभी बताया मैं आपको डायग्राम बनाकर कि यह आपका टिश्यू है या ऑर्गन है, यहाँ पर आपकी ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी से ऑक्सीजन ले ली जाती है और CO2 दे दी जाती है वाया सिंपल डिफ्यूजन। बात समझ में आई कि नहीं है आपको, वाया सिंपल डिफ्यूजन। ये दो बात आपको समझ में आ गया। तीसरी बात, वहां पर लो ब्लड प्रेशर है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई हाई ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलता है। लो एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम है तो यहां पर होगा हाई एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम और हाई एफिशिएंट। बताओ इसके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एक मिनट, इसके एग्जाम्पल लिखो। बताओ इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, एनेलिडा, एनेलिडा, एनेलिडा के अंदर देखो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा और कोडेटा, कोडेट्स।
ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको ये डिफरेंसेस याद रखने हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी साइनसेस के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं अपन हीमोसील। इसमें हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, ब्लड बहेगा, फ्लो करेगा। इसके अंदर ऑर्गन क्या होते हैं, डायरेक्टली बात होते हैं कहाँ पर, ब्लड के अंदर। जैसे कि ये इस प्रकार से कोई इस प्रकार से कोई कैपिलरी आ रही है, इस प्रकार से कोई कैपिलरी आ रही है, ये आपका ब्लड साइनस है। इस ब्लड साइकिल साइनस के अंदर ये ऑर्गन पड़े हुए हैं, तो ये ऑर्गन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, नहा रहे हैं, किससे, ब्लड से। ये बात बोलना चाह रहा है ना। तो ये ऑर्गन डायरेक्टली बात इनटू ब्लड, डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड के अंदर बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा है, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो बाहर की तरफ है वेसल्स है ना, तो लो ब्लड प्रेशर है, लो एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम होता है और लेस एफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल इसमें आपको लीचेज याद रखना है, आर्थ्रोपोडा याद रखना है, मोलस्का, मोलस्का के अंदर आपको एक क्लास छोड़नी है, कौन सी, सिक्लोपोडा की, और हेमिगोडेटा आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गन क्या करता है, रिसीव करता है न्यूट्रिशन को और गैसेस को, किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। इसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्यों, क्योंकि जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर होता है। हाई एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम होता है यहाँ पर और हाई एफिशिएंट होता है ये। और यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना है एनिलिडा, साथ में मोलस्के की एक क्लास जिसका नाम है सिप्लोपोडा और कॉडेट्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, मेरे को बताओ। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ हार्ट। उसमें अपन पढ़ लेते हैं सिंगल सर्किट और डबल सर्किट। ठीक है, चले आगे। टाइप ऑफ हार्ट, टाइप ऑफ सिंगल सर्किट हार्ट और दूसरा आपका डबल सर्किट हार्ट। इसमें क्या लिखना है आपको, बिफोर सप्लाइंग टू बॉडी ऑर्गन, एक मिनट है ना, कम्स इन, ब्लड कम्स इन हार्ट्स वन, एक बार ही आता है हार्ट के अंदर है ना, वंस, ऐसा हटा दो। बिफोर सप्लाइंग टू बॉडी ऑर्गन, ब्लड सिर्फ एक बार ही हार्ट के अंदर आता है। इसके अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में जो डबल सर्किट है उसके अंदर दो बार आपका ब्लड आने वाला है हार्ट के अंदर। तो इसमें क्या लिखोगे आप, बिफोर सप्लाइंग टू बॉडी ऑर्गन, बिफोर सप्लाइंग टू बॉडी ऑर्गन ब्लड कम्स, कितनी बार आएगा इसमें, दो बार, इन हार्ट ट्वाइस, इसमें दो बार आएगा। इसमें अपन को एग्जांपल क्या रखना, सीधा आपको एग्जांपल याद रखना है फिश का, किसका, फिश, फिशेज। फिशेज के अंदर आपको पता है 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, कितना होता है, 3 चेम्बर्ड। उसमें दो तो आपको मिलते हैं ओरिकल और एक मिलता है वेंट्रिकल, ये तो आप जानते हैं, 2 ओरिकल और एक वेंट्रिकल। जो फिश होता है उसका
सॉरी, फिश का तो 2 चेम्बर ही होता है, 3 चेम्बर नहीं होता है। फिश का तो आप 2 चेम्बर लिखो, 2 चेम्बर्ड हार्ट। उसमें एक तो क्या होता है, ओरिकल, और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। एक होता है ओरिकल और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। इसमें हो गया। तो फिश के अंदर ध्यान रखना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो एक ही बार हार्ट के अंदर आता है, जबकि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड है हार्ट के अंदर 2 बार आएगा ना, बिफोर सप्लाइंग टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन में जाने से पहले। इसमें एग्जाम्पल अपन लिखेंगे, इसके बाद में आता है एम्फीबिया। इसको मैं फर्दर क्लासिफाइज कर दूं तो ऐसा लिख रहे हैं आप कि 2 चेम्बर यहाँ पे हो गया, इसमें इधर लिखना है आपको 3 चेम्बर। और इधर आपको लिखना है 4 चेम्बर्ड। 3 चेम्बर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, 3 चेम्बर में आपको कोई पूछे कि 2 तो होते हैं ओरिकल और एक होगा वेंट्रिकल। 2 चेम्बर में 2 तो होते हैं आपके ओरिकल प्लस 2 होंगे आपके वेंट्रिकल्स। एग्जाम्पल आप लिखोगे तो 3 चेम्बर के अंदर तो आएगा आपका एग्जाम्पल एम्फीबिया, सॉरी फिश इधर आ गया, इसमें आएगा एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। लेकिन ध्यान रखना रेप्टिलिया के अंदर किसको छोड़ना है आपको, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चेम्बर हार्ट होता है, इसके अलावा घड़ियाल और एलिगेटर। इनके अंदर जो रेप्टिलिया के अंदर जो क्रोकोडिलिया क्लास आती है ना, उसके अंदर क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल और एलिगेटर के अंदर 4 चेम्बर आपको हार्ट देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर आप एग्जाम्पल लिखोगे बर्ड्स एंड मैमल्स, और साथ में ये क्रोकोडाइल, घड़ियाल और एलिगेटर। तो ये आपका है सिंगल सर्किट हार्ट और डबल सर्किट हार्ट के बारे में। तो फिश के अंदर 2 चेम्बर हार्ट होता है, उसमें एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। डबल सर्किट के अंदर आपके 3 चेम्बर किसमें मिलेंगे आपको, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के अंदर कौन सी क्लास को छोड़ना आपको, क्रोकोडिलिया को। क्रोकोडाइल, घड़ियाल और एलिगेटर के अंदर 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। जबकि जो आपका 4 चेम्बर हार्ट में 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ये बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर आपको 4 चेम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपके रेप्टिलिया में जो क्रोकोडिलिया क्लास है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल और एलिगेटर, इन तीनों के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, 4 चेम्बर हार्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये है आपके टाइप ऑफ हार्ट के बारे में। यहां तक किसी के प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। इसके नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहां पर किसी के कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो, सबसे पहले अपन ने ब्लड फ्लूइड पढ़ा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड पढ़ लिया अपन ने, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पढ़ लिया। इसके बाद में अपन ने कुछ ट्रांससेलुलर फ्लूइड के बारे में बता दिया कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा आपको फ्लूइड देखने को मिलता है। साइनोवियल फ्लूइड आपको ध्यान रखना है, जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है। सीरस फ्लूइड आपका विसरल ऑर्गन की जो मेम्ब्रेन होती है उनके बीच के अंदर पाया जाता है। ब्रेन केविटी को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की केविटी उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूरोसेल। पेरिलिम्फ और आपका जो एंडोलिम्फ होता है वो इंटरनल ईयर या लेब्रिंथ के अंदर आपको देखने को मिलता है।
इसके साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले मैंने बताया, ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और हार्ट के बारे में। इधर जो आपका सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें लिम्फेटिक सिस्टम आता है। हायर एनिमल्स के अंदर डेवलप होता है ये, है ना। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप नहीं होता है। सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में बताया उनका नाम है विलियम हार्वे, जिनको फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोलते हैं। कंपोनेंट देखते हैं अपन प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो ब्लड के अंदर 55% आपका ब्लड प्लाज्मा, 45% आपके कार्पल्सेस वगैरह आते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट आती हैं। ग्रेनुलोसाइट के अंदर आपका न्यूट्रोफिल आएगा, बेसोफिल आएगा, एओसिनोफिल आएगा। एग्रेनुलोसाइट के अंदर आपका लिम्फोसाइट आता है और मोनोसाइट आता है। ब्लड वेसल के अंदर अपन पढ़ने आर्टरीज, वेंस और कैपिलरी, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं आगे। हार्ट की बात करता हूं मैं, तो हार्ट में एक तो होता है नेसेसरी चेंबर, एक होता है आपका एसेसरी चेंबर। नेसेसरी चेंबर के अंदर एक तो होता है आपका रिसीविंग चेंबर, एक होता है पंपिंग चेंबर। दूसरा आपका एसेसरी चेंबर, उसके अंदर आता है एक तो साइनस वेनोसस और दूसरा था आपका ट्रंकस आर्टरियोसस। रिसीविंग चेंबर को क्या बोलते हैं अपन, ओरिकल्स। पंपिंग चेंबर को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, जो ब्लड को पंप करेगा। ब्लड को रिसीव करने का काम ओरिकल करते हैं, पंप करने का काम वेंट्रिकल करते हैं। साइनस वेनोसस आपका ओरिकल से अटैच होता है और आपका जो ट्रंकस आर्टरियोसस है इसको बोलते हैं कॉन्स आर्टरियोसस, ये आपका वेंट्रिकल से अटैच होता है। फिश के अंदर और एम्फीबिया के अंदर आपका साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसस दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा, रेप्टिलिया के अंदर ओनली साइनस वेनोसस देखने को मिलता है और बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर आपको दोनों ही एब्सेंट मिलेंगे। समझ में आ गया ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप ऑफ हार्ट की, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। मैंने बता दिया न्यूरोजेनिक के अंदर इंपॉर्टेंट कौन है आपका, कार्डियक गैंग्लिया, जो हार्ट बीट के ओरिजिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और हार्ट के बाहर होता है। इसमें जो आपका मायोजेनिक में आपका जो मॉडिफाइड कार्डियल मसल होती है, ऐसे नोड होता है, वो हार्ट के अंदर होती हैं और ये हार्ट बीट के ओरिजिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। समझ में आ गया। यदि आप न्यूरोजेनिक में नर्व सप्लाई कट कर दोगे तो हार्ट बीट होना बंद हो जाएगा, हार्ट बीट नहीं करेगा लेकिन अपने अंदर करेगा ना। उसके बाद में एसिटिल कोलिन न्यूरोजेनिक में हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, जबकि मायोजेनिक हार्ट के अंदर एसिटिल कोलिन डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। इसी चीज देखोगे आप, न्यूरोजेनिक का तो ऑसिलेशन वाला शो करेगा, मायोजेनिक में रिदमिक शो करेगा। इसमें एग्जाम्पल याद रखना है एनलिडा और ऑर्थोपोडा, और मायोजेनिक में अपन को मोलस का इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है, और कॉर्डियर्स के अंदर याद रखना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है सुपलोपोडा का। उसके बाद में सिंगल सर्किट में फिशेस में 2 चेंबर, 3 चेंबर होता है आपका एम्फीबिया और रेप्टिलिया के अंदर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, क्रोकोडिलिया यानी कि क्रोकोडाइल, घड़ियाल और एलिगेटर को छोड़कर। और 4 चेंबर अब बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर आपको 4 चेंबर हार्ट पाया जाएगा। क्रोकोडाइल, घड़ियाल और एलिगेटर के अंदर भी 4 चेंबर आपको हार्ट देखने को मिलता है। बोलो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। ये अपन ने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ चीजें अपन ने हार्ट के बारे में पढ़ ली है। आगे धीरे धीरे अपन चेंबर वगैरह और पढ़ने वाले हैं, एक एक चीजें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।